हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी छायावाद के प्रश्नों को कर रहे हैं और इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं हम लोग छायावाद से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं छायावाद के, तो उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन है? तो गिरजे की घंटा। ये कब लिखी गई? तो 1916 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद इन्हीं की रचना है, कला व बूढ़ा चांद। इसका प्रकार ये कब लिखी गई? तो 1958 ईस्वी में। और दोस्तों, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया पंत को। और द्रुत झरो इन्हीं की रचना है। स्वर्ण धूलि भी इन्हीं की रचना। इनकी रचना के विषय में एक चीज़ और बात बता दूं दोस्तों कि पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। तो क्या क्या था वो 4 भाग? छायावाद, छायावादी कविता, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावादी कविता और नव मानवतावादी। तो इस तरह से विद्वानों ने उनकी रचना को 4 भागों में बांटा। तो छायावाद से संबंधित उनकी कौन सी रचना है? तो उच्छ्वास है, एक ग्रंथि है, बीना है। इस तरह से इनकी छायावाद से संबंधित रचना है। और प्रगतिवादी रचना देखें तो इनका युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और नव मानवतावादी इनकी रचना है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, कला व बूढ़ा चांद। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पंत की छायावादी रचना निम्न में से कौन है? उनकी प्रगतिवाद से संबंधित रचना कौन है? अंतश्चेतनावादी संबंधित रचना कौन है? तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः है। तो दोस्तों, छायावाद के ब्रह्मा कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद। विष्णु कौन कहलाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। और महेश कौन कहलाते हैं छायावाद के? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे छायावाद के बृहत्त्रयी कहा जाता है इन्हें, बृहत्त्रयी कवि भी कहा जाता है इन्हें, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि छायावाद की लघुत्रयी कवि में कौन कौन आते हैं? तो लघुत्रयी कवि में कौन आते हैं वो भी बता देते हैं। लघुत्रयी में आ जाती हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और एक भगवती चरण वर्मा। ये छायावाद के लघुत्रयी हैं। और बृहत्त्रयी में कौन आ गए? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जाना जाता है नाम से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के संबंध में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना गया। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। और नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। इस तरह से इनका कथन था छायावाद के संबंध में। इस तरह से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा? मधुचर्या कहा है। इस तरह से देखिए, आगे है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो इसकी समय सीमा क्या है छायावाद का? तो 1918 से 1936 ईस्वी को छायावाद के आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
अगला देखिए, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो जूही की कली किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है दोस्तों। इसमें जूही की कली और पवन नायिका होती है जूही की कली, और पवन होता है नायक। उसका मानवीकरण किया गया है इसमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया है। और कल के प्रश्न में देखे थे कि इसमें जूही की कली जो नायिका होती है, पवन नायक के वियोग में होती है, क्योंकि पवन उसे छोड़कर दूर चला जाता है, मलयगिरी पर्वत पर चला जाता है। इस तरह से इसका विषय वस्तु है। अगला देखते हैं, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछा जा रहा है। तो जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। और ये किसकी रचना है दोस्तों? तो जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, जबकि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि उनका काव्य जो है माखनलाल चतुर्वेदी का, सच्चे अर्थों में भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए राष्ट्रीय चेतना के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का शीर्ष स्थान है। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो मुकुटधर पांडे ने। दोस्तों, छायावाद का नामकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन्होंने अपनी एक पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका थी इनकी, श्री शारदा, ये पूछा भी जाता है पत्रिका का नाम। इसी पत्रिका में उन्होंने एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। और जयशंकर प्रसाद, इन्हें छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग और काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग, ये स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? ये सब तो छायावाद की ये विशेषताएं हैं। देखें तो छायावाद की विशेषता, व्यक्तिवाद की प्रधानता। इसमें ये जो भी छायावाद की जो कवि हुए, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस आंदोलन में जो कवि हैं, विषय वस्तु की खोज बाहर नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने मन के अंदर ही विषय वस्तु को देखते हैं। प्रकृति चित्रण, इन कवियों ने कविता में प्रकृति प्रेम को बहुत ही महत्व दिया है। प्रसाद, पंत, निराला, ये सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य और प्रेम भाव की अभिव्यक्ति किया है दोस्तों। और रहस्यवाद इनकी एक विशेषता है। रहस्यवाद छायावादी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति है, रहस्यवाद। इस प्रवृत्ति में निराला अपनी रचनाओं में अपनाया रहस्यवाद को। और महादेवी वर्मा देखिए तो प्रेम और वेदना की कवित्री मानी जाती हैं, उन्होंने अभी अपने काव्य में रहस्यवाद को अपनाया। तो इस तरह से ये सब क्या है? तो छायावाद की विशेषताएं हैं। और दोस्तों देखिए तो खड़ी बोली काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है छायावाद को। तो काव्य में खड़ी भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये छायावाद की विशेषताएं। आगे की प्रश्न देखिए, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। तो इनमें से कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर पड़ा। और हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार और ये पत्रकार थे, सरस्वती पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे की प्रश्न देखिए अपना, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इस निबंध के रचयिता हैं। और बालकृष्ण शर्मा नबी कौन थे? तो दोस्तों ये बालकृष्ण शर्मा नबी हिंदी साहित्य में प्रगतिशील धारा के ये प्रगतिशील लेखन धारा के ये अग्रणी कवि रहे। और देखें तो स्वच्छंदतावादी धारा, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो छायावाद के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय
सांस्कृतिक धारा चलती रही इसके समानांतर। और आगे देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि को का उपनाम है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। और ये वीवीआई प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में देखें तो ये हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है। और उदय शंकर भट्ट कौन थे? तो फ्रेंड्स ये हिंदी के विद्वान, लेखक और कवि थे। इन्हें नाटक, एकांकी विधा के रूप में इसे विशेष रूप से इन्हें प्रसिद्धि मिली, एकांकी विधा। और माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने तो अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना, देश के नवयुवकों को जगाने का इन्होंने प्रयास किया। और दिनकर कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनके काव्य में राष्ट्रवाद की चेतना के कारण इन्हें युगचारण के संज्ञा दी गई। युगचारण या फिर काल के चारण की संज्ञा दी गई इन्हें, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह है। तो दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन कौन थे? तो ये हिंदी के कवि थे और वे परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान है। वे जीवन भर पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो कुमकुम है, कुमकुम इनका कविता संग्रह है, और पलक है, क्वासी है, हम बिस्पाई जन्म है, और उर्मिला भी है इनकी एक रचना। इस तरह से आगे देखिए, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? तो ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। आगे देखते हैं, मैं कृतार्थ दे तीनों लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक धरती धारण। ये किसकी कविता की पंक्ति है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता की पंक्ति है। और इस तरह से आगे देखते हैं, छायावाद की पहली काव्य रचना कौन मानी जाती है? तो इसमें छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है झरना को। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। और इसके कौन थे इसके रचनाकार? तो जयशंकर प्रसाद की ये प्रथम रचना मानी जाती है। और कामायनी, ये 1935 इसका प्रकाशन समय है। और ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है कामायनी। तुलसीदास किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए। और कामायनी देख लिया हम लोग। पंचवटी के रचनाकार कौन हुए? तो इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे। इस तरह से अपना अगला प्रश्न देखते हैं, छोड़ द्रिमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। ये कथन किसका है? तो किसने कहा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहा है दोस्तों? तो इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और ये नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? तो मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया ही छायावाद की ये व्याख्या है। तो वो इस तरह से मानते हैं। आगे देखते हैं, मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? श्री शारदा पत्रिका में। इसी पत्रिका में उन्होंने छायावाद का प्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की ये उक्ति है। और छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये किसने कहा? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? तो छायावाद युग कहलाता है। क्योंकि दोस्तों, छायावाद में रचनाओं को देखें तो ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को पूर्णतः अपनाया गया, इसलिए इसे खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद का पतन कृति के लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार है डॉक्टर देवराज। और रामविलास शर्मा कौन थे? तो दोस्तों ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और कवि रहे हैं। और डॉक्टर नामवर सिंह ये भी प्रमुख आलोचक कवि हुए। और डॉक्टर देवराज दोस्तों ये दर्शन शास्त्र के आचार्य थे, ये दर्शन शास्त्र के आचार्य थे, लेकिन हिंदी के आधुनिक साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में एक सर्वोच्च स्थान पाए हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार और व्यंग्यकार रहे हैं, ये व्यंग्यकार रहे हैं। और दोस्तों कवि के रूप में हिंदी साहित्य में ये जाने जाते हैं और इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद का झलक दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की कौन सी काव्य धारा दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? तो छायावादी युग का। आगे प्रश्न देखते हैं, छायावाद के लेखक हैं तो इसमें कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के बृहत त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताए थे पिछले प्रश्न में फ्रेंड्स कि प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ये बृहत त्रयी में शामिल है। और महादेवी वर्मा ये लघु त्रयी में शामिल है। और इन्हें जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी जाती है छायावाद में। और देखिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा लास्ट प्रश्न है ये, छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? माखन लाल चतुर्वेदी। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय। और महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये लघुत्रयी कवि में शामिल है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग छायावाद से संबंधित लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके छायावाद के 2 और वीडियो हैं उसे देख लीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।